ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ॐ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, अभी अभी जिन्होंने हमको जगाया आदरणीय स्वामी जी, और इस सत्र का संचालन कर रही प्रगति जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वान और सभी शोधार्थी गण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, जिसमें भारत के ऐसे शोधार्थियों को एकत्र किया है जिनकी रुचि भारत केंद्रित, भारत के लिए और भारतीय दृष्टि से शोध में है। इस कार्य के लिए मैं विशेष रूप से उन सभी संस्थाओं को भी स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने इस यज्ञ में आहुति दी है। मैं सबके प्रति आभारी हूं। मित्रों, अभी हम लोग एक दृष्टि की झलक स्वामी जी के वक्तव्य में पा रहे थे, जो हमको अपने आप को, अपने दृष्टि को भारत में कैसे स्थापित किया जाए, उसकी वास्तविकता क्या है और कैसे वह हो सकता है, उधर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। प्रसन्नता हो रही थी कि यह प्रश्न हमारे सामने रखा जा रहा है, जो वस्तुतः आत्मानम विद्धि का प्रश्न है। अपने को जानो कि तुम हो कौन। और आज के सत्र का जो विषय रखा गया है, भारतीय शोध दृष्टि, सभ्यतागत आत्मबोध और औपनिवेशिक ज्ञान संभावनाओं, ज्ञान संरचनाओं से विमुक्ति, ये सारे प्रश्न जो हैं इसमें रखे गए हैं। समय सीमित है और उसमें इन सभी विषयों का विस्तार में विवेचन संभव नहीं है। मैं अपनी सीमित बुद्धि और समझ के अनुसार कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा और विचार के लिए कुछ बिंदु भी आपके सम्मुख रखूंगा। ज्ञान का युग एक बड़ा प्रचलित शब्द है, आजकल इसका बड़ा उपयोग किया जाता है। यह अलग बात है कि भारतीय चिंतन में वेद शब्द ही शायद सबसे पुराना है और जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और मैं नहीं जानता कि उस, चाहे आप ऋग्वेद उठाइए, यजुर्वेद उठाइए, अथर्ववेद उठाइए, सामवेद उठाइए, अगर जो भी समय आप उसका तय करिए, लेकिन उसकी परिपक्वता को देखते हुए लगता है कि उसके पहले भी बहुत कुछ रहा होगा, तब जा करके वह रचना हुई होगी। वो अचानक हुई रचना नहीं है, उसमें आपको अद्भुत पोइट्री भी मिलती है, सुंदर। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो वह हमारी ऐसी विरासत है जो तमाम तरह के झंझावातों के बीच रहते हुए भी जीवित है। और अद्भुत बात यह है कि बहुत कुछ ज्यों का त्यों जीवित है। उस परंपरा में वेद का आज भी कम से कम शुद्ध उच्चारण करके और उसको भिन्न भिन्न पाठों के द्वारा सुरक्षित रखते हुए हम इस यात्रा को पूरा किए हैं। तो वाचिक परंपरा में ज्ञान जो है किस तरह से गुरु शिष्य के बीच में प्रवाहित होता है, यह हमको दिखाई पड़ता है। एक बात और बड़ा जरूरी है हमें ध्यान रखना, मैं आपको
याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय परंपरा में आनो भद्रा कर्तव्यो यान तो विश्वता, अलग अलग तरह के विचारों को, अलग अलग जगहों से आने वाले विचारों को देखना, समझना और अपने विवेक से स्वीकार करना या छोड़ना, ये आपके सम्मुख चलता चला आया है। अरे भाई, अद्वैत की ही बात करिए तो निम्बार्क भी है, माध्व भी है, और जाने कितने प्रकार से उसका द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अब आप उसमें अगर आप जाएंगे तो यहां पर वैचारिक रूप से एक उदार किस्म का खुलापन निरंतर मौजूद रहा है। यह भारत ही है जहां पर आत्म का भी उतना ही महत्व है और अनात्म का भी उतना ही महत्व है। मैं चारवाक को भी भारतीय दर्शन का हिस्सा मानता हूं। जैन और बौद्ध भी भारतीय चिंतन के विचार हैं। तो इन भिन्न भिन्न दृष्टियों को, इन सबको हमको देखना चाहिए। एक तो ये बात बहुत जरूरी है। और इन सभी में जिन लोगों ने इनका प्रस्ताव दिया है, उसमें वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, ये सभी एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो वहां आपको पूर्व पक्ष भी जानना जरूरी है और उत्तर पक्ष भी जानना जरूरी है। शोध के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे की दृष्टि को भी जानिए और अपनी दृष्टि से उसका खंडन करिए, मंडन करिए, परीक्षा करिए। तो यहां की जो शोध परंपरा रही है, उसमें यह खुलापन और यह विवेक, भिन्न भिन्न दृष्टियों की उपस्थिति, चाहे एकम सद विप्राह बहुधा बदंती हम लोग दोहराते रहते हैं, वहां भी यह भाव है कि एक सत्य जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग पोजीशन से आप देखोगे तो अलग अलग चित्र उसका दिखाई पड़ेगा। और शायद सबको देखने की जितना अधिक से अधिक दृष्टियों से आप देख पाएंगे तभी काम बनेगा। तो दृष्टि की विविधता, आजकल एक नया शब्द चला है, इंटरडिसिप्लिनरी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। अपने ही दृष्टि को केवल अगर समझते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। मेरा ख्याल है कि भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर इस पर विचार रखा है, अपने को ही जाने, अपनी दृष्टि को ही जाने तो तुमने कुछ नहीं जाना, तुमको दूसरों की दृष्टि को भी जानना चाहिए। एक बात तो यह महत्वपूर्ण है। और ये जो दृष्टियां जिनका उल्लेख मैं कर रहा हूं, जिनसे आप परिचित हैं, उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमको इंटरडिसिप्लिनरी या भिन्न भिन्न दृष्टियों को समझना आवश्यक है। जब हम ये कहते हैं कि कोई यथार्थ हमारे सामने है और रियलिटी है, उसका जो भी आप कहिए सत्य है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। शोध का एक सीधा सीधा अर्थ जो है वो ये है, उसका प्रयोजन कई हो सकता है। तात्कालिक समस्या का समाधान हो सकता है, अपने बारे में अंतर्दृष्टि का विकास भी हो सकता है, समाज का कल्याण भी हो सकता है। अगर गीता को लिया जाए तो लोक संग्रह भी उसका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इन सबके लिए एक आधार की जो चेतना है, आदरणीय स्वामी जी ने बड़ा सुंदर विचार दिया था कि हम लोग सब्जेक्टिविटी पर बल देते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जिसे कहा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव ये है, कुल मिलाकर के जो रिसर्च मैंने पढ़ा है, वही चार लोग मिलकर जो कह दे वही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिविटी मींस कि चार लोगों की सब्जेक्टिविटी जो है वो ऑब्जेक्टिविटी हो गई। तो जो चीज नहीं है उसको भी 10 लोग वही कह दें तो वो वही हो जाएगा, उसी के अनुसार आप अपना काम चलाइएगा। तो ये सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का जो पारस्परिक संबंध है उसको विचार करने की आवश्यकता है। रिसर्च में ज्यादातर जो समाज विज्ञान है उसमें कॉन्स्ट्रक्ट अर्थात निर्मित, आप कहते हैं मोटिवेशन, एस्पिरेशन, कोई भी,
ये कंस्ट्रक्ट है, और उस कंस्ट्रक्ट को आपने बनाया, उसकी परिभाषा दी है, और जितने लोग उस परिभाषा को स्वीकार करते हैं उनके लिए वही सही है। जो उस परिभाषा को नहीं स्वीकार करते उनके लिए वो सही नहीं है। तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई ऐसा रूप नहीं है जो कि सर्व स्वीकृत हो, असंभव है। तो ये निर्मितियां जो बनाई जाती हैं उसकी हमने कुछ अब टेक्नोलॉजी बना ली है। जो रिसर्च करते हैं उनको पता है कि भैया इसको रिलायबिलिटी दिखा दो, वैलिडिटी दिखा दो, उसके बाद सब पक्का हो गया, ठोक ठाक के खड़ा कर दिया आपने ये टूल, और ये मेजर कर दिया, वो मेजर कर दिया, जो चाहो वो मेजर कर दो। जिसे मेजरमेंट कहा जाता है वो भी आर्बिट्रेरी असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स, इसके अतिरिक्त नहीं कुछ है। मेजरमेंट की कोई किताब आप पढ़ लो, उसमें यही परिभाषा है मेजरमेंट की। जिस ढंग से दे दो, स्केल आप बनाते हो, चाहे 10 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, 50 पॉइंट की, 5 पॉइंट की, पूछ लीजिए। आप पूछने गए कि भाई ये बताओ तुमको गरीबी कितनी अनुभव हो रही है, बहुत ज्यादा गरीबी या बहुत कम गरीबी या बिना गरीबी, क्या 5 पॉइंट स्केल पर तुम बताओ। अब इस प्रकार या इसी तरह से आप हैप्पीनेस आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो कितने हैप्पी, मोर हैप्पी, लेस हैप्पी, नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, 5 पॉइंट स्केल आपने बनाई। तमाम सारे ये सारे जो प्रश्न हम करते हैं, क्षमा करिएगा हम भी उसमें शामिल हैं, इस प्रकार के अत्यधिक जितने भी शोध हैं उनसे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये विचारणीय प्रश्न है। किसके लिए वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि हम लोगों का शोध हमारे समाज के लिए है। जितने रिसर्च हम लोग पब्लिश करते हैं उसका कंज्यूमर हम नहीं है, हमारा समाज तो कतई नहीं है। किसी को कोई पता नहीं, न मंत्री को, न संतरी को, न सिपाही को, न किसान को, न ग्रामीण को, न शहरी को। ये सब हम लोग एक व्यर्थ का जाल जो है वो बुनते रहे हैं। हमारे समाज में कितनी है, उसकी एक सबसे बड़ी झंझट है, वो ये है कि हम अपने सारे संप्रत्यय, अपने सारे सिद्धांत बाहर से ले आते हैं और उसको यहां फिट करते हैं। कितना फिट हो जाए वो, वी एडॉप्ट, कुछ लोग थोड़ा एडेप्ट करते हैं, कुछ लोग एडॉप्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट इंटायर सोशल साइंसेस ट्रांसप्लांटेशन, वहां से ले आके यहां पर उसको पौधे जो है वो जमाई गई है, हम लोग उसमें पानी वानी सिंचाई करते रहे हैं और वो उतना ही विस्तृत हुआ है, डेवलप हुआ है। ये याद रखना बड़ा आवश्यक है कि जो शोध की परंपरा हमने स्थापित की है वो सब उसकी आधार भूमि, उसकी जन्म भूमि और उसके विचार की जो धारा बनी है, मनुष्य वो भी है, इसलिए कुछ समानता भी है। बहुत सारा ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी है जो केवल अनावश्यक है, जिसको रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है कोई आदमी ये रिसर्च यहां कर रहा हो कि मंच पर बैठने वाले कैसा कपड़ा पहने हैं और मंच के नीचे बैठने वाले किस तरह का कपड़ा पहने हैं, दोनों की तुलना करो और इसके ऊपर ऑफ द मंच एंड ऑन द मंच एंड कंपेयर द टू। अब जो चाहिए सो कर लीजिए। तो मैं ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है। हम लोग जिसे इंपिरिसिज्म कहते हैं, इंपिरिकल नॉलेज, जिसको सबसे गंभीर महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी सीमा इसी प्रकार की घट बढ़ रही है। कुर्सी पर बैठने वाले, चारपाई पर बैठने वाली, उनकी तुलना करो। लोग रिसर्च करते हैं कि गर्मी में पसीना आता है, कितना पसीना आया ये नापा और गर्मी कितनी है ये नापा और दोनों का रिलेशनशिप बताया। अरे भैया, जो मतलब इस तरह के रिसर्च का कोई उपयोग किसी तरह का नहीं है, सिवाय इसके क्या कोई डिग्री मिल जाती है, भगवान के दया से नौकरी भी मिल सकती है। तो मैं समझता हूं कि शोध का, क्षमा करिएगा मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, मंदिर का पुजारी भी हूं, लेकिन जैसे अच्छा अब अच्छा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, हाँ हो गया अब जाओ दक्षिणा दो। तो ये रिचुअल जो है वही हमारे रिसर्च का ये हो गया है।
कई लोग कहते हैं कि अभी थीसिस का वजन कम है, थोड़ा इसको और भारी होना चाहिए। और कई लोग तो कहते हैं साहब देखिए 500 पेज की लिखी है थीसिस, फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इतनी भारी है, उसके बाद भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये भगवान, उसमें एक अक्षर किसी काम का है ही नहीं। तो ये हमारे सामने एक जो रिचुअलिस्टिक रिसर्च की जो परंपरा स्थापित हुई है, इंपिरिकल का जो दोहन या उसका शोषण कह लीजिए, जिस प्रकार हो रहा है सारे सोशल साइंसेस में, क्योंकि कोई अर्थ आप निकाल नहीं सकते हैं। चश्मा लगाए हुए बिना चश्मे का कंपैरिजन कर दीजिए, कुछ भी आप कंपैरिजन कर दीजिए। सोशल साइंस के बहुत सारे विषयों में बॉयज गर्ल्स का कंपैरिजन, रूरल अर्बन का कंपैरिजन, ओल्ड न्यू का कंपैरिजन, हर चीज का कंपैरिजन करते रहिए। अरे क्यों करोगे भैया, उसका क्या अर्थ है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। शोध की जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसके लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्षमा करिएगा, हमारे समाज विज्ञान में तो कम से कम ऐसे बड़े कोई गंभीर थियोरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट्स दिखाई नहीं पड़ते। बहुत सारे नामी गिरामी लोग हुए हैं जो पाश्चात्य चिंतन को खूब अच्छी तरह से समझ लिए हैं। हमें जो अच्छे हैं वो वही है जिनको हम अच्छा मानते हैं। हमारी अपनी दृष्टि जो है वो विकसित नहीं हो सकी। भारतीय पैराडाइम जो है उसकी संभावना है क्या, जो हमारा प्रश्न है। अगर यह पृष्ठभूमि है, हमारी लाचारी है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, और उसी जो कुछ, अब हाइपोथेसिस क्या है बताओ, वेरिएबल क्या है ये बताओ, मेजरमेंट कैसे करोगे ये बताओ, प्रश्न कुछ है ही नहीं है। ये खानापूरी जो है वो शोध की बड़ी भ्रष्ट परंपरा है, जिसका विकास और उसको जो चबाए हुए को चबाना, इसी तरह का सारा काम जो है वो हो रहा है। इसलिए कोई इसमें नवीनता नहीं है। यही नहीं, जैसे अब बंदूक की नली है तो उसमें आपने गोली लगा दी, अब तो निकलेगी, चली जाएगी। तो रिसर्च का भी एक लीनियर प्रोसेस हमने बना रखा है। अच्छा ये हो गया, अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। क्या हो रहा है सर? डेटा कलेक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? डेटा एनालिसिस हो रही है। और उसके बाद जब वाइबा होता है तो पूछा कि ये क्या है, कहा साहब ये तो कंप्यूटर ने निकाल के दिया, हम क्या जाना। जी हाँ, कई बार विद्यार्थी यह कहता है कि इसकी व्याख्या में नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर ने निकाल के दिया। अब कंप्यूटर जो है क्या करे? एक सज्जन के रिसर्च में, सत्य बता रहा हूं मैं, उन्होंने जो नंबर डाला था सबका 1 2 3 4, वो भी एक वेरिएबल हो गया। कंप्यूटर तो उसका भी रिलेशनशिप निकाल के दे दिया। अब समझते रहिए कि वो क्या है। कंप्यूटर ने बड़ा नाश किया है। अब ये हो गया, हम लोग सोशल साइंस को जो रिसर्चर्स हैं, तो एक लड़का पीएचडी मिल गई उसको, तो उसने क्या किया, ए वेरिएबल बी को कैसे प्रेडिक्ट करता है आधा थीसिस में ये, और आधा थीसिस में बी जो है वो ए को कैसे प्रेडिक्ट। हमने कहा सर ये भी देखे और हमने ये भी देखे। अरे तुम क्या देख रहे हो? कोई विचार तुम्हारे पास नहीं है जिसको तुम देखना चाहते हो। तो अब ये कंप्यूटर ने क्या किया है कि आप 1000 तरह के एनालिसिस करिए, किसी में कुछ निकल आएगा, उसी को लगा दीजिए। इट्स ए रियल प्रॉब्लम। हमारे ज्ञान की वृद्धि की जगह पर सत्यानाश करने का जो है वो माध्यम हो गया है, उसका दुरुपयोग। प्लेगरिज्म में ये तो नहीं आएगा, मगर ये क्या है ये अंकुर जी बताएंगे, क्योंकि वो कहते हैं डॉक्टर अंकुर जोशी कि शोध के लिए पात्रता बड़ी आवश्यक है। शोध जो है वो अभी साधना है, और उसकी पात्रता की कुछ विशेषताएं हैं। केवल वो नेट पास है यही पात्रता नहीं होती। वैसे हम लोग याद करते हैं ना कि काक निद्रा बको ध्यान 12 श्वान निद्रा। तो खैर विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब विद्यार्थी और विद्या और ज्ञान हमको
ज्ञान के एक दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। एंड दिस एम्पिरिकल अप्रोच हैज लिमिटेड अस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस इश्यूज। अब बाहर भी ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन विधियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। वह केवल क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव मेथड्स का भी उपयोग कर रहे हैं, मल्टी मेथड रिसर्च का उपयोग कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, फर्स्ट पर्सन मेथड, अगर आप योग करके उस योग का अनुभव करते हैं तो आप भी उसका प्रामाणिक परिणाम बता सकते हैं, और वह भी एक स्वीकृत विधि होगी। क्योंकि पहले तो केवल आप योगी से पूछिए, उसका इंटरव्यू करिए, और जो बता दे वो आप नोट कर लीजिए। आप रिसर्च में एक टूल की तरह से काम करते हैं बस। जबकि नई जो शोध पद्धति है उसमें यह सक्रियता बड़ी आवश्यक है। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, एक मजेदार शोध की विधि है, कोऑपरेटिव इंक्वायरी, विदेश में है। उसमें यह है कि गरीब ने इकोनॉमिस्ट का गरीबी पर इंटरव्यू लिया और इकोनॉमिस्ट ने उस गरीब का गरीबी पर इंटरव्यू लिया। ये सर्कल होता है, कोऑपरेटिव इंक्वायरी इज दिस, जिसमें कि जिस पर रिसर्च हो रहा है वह भी सक्रिय रूप से भाग लेता है, और उस शोध में उस पार्टिसिपेंट की भी ऑथर की भूमिका होती है। बाकी तो उसको कभी हम लोग जाते ही नहीं उसके पास, उसका हालचाल पूछने, रिसर्च एक बार डेटा ले लिया, उसके बाद चूल्हे भाड़ में जाए। वो जिसके ऊपर आपने शोध किया, चाहे गांव का गरीब हो या धनी हो या कोई भी व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, उससे हमारा कोई और रिश्ता ही नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी आवश्यकता इसलिए है कि हमको डेटा चाहिए, हम इसलिए उनके पास गए। उसके बाद हमारा कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञान तो आपका परिष्कार करने वाला है। तो ज्ञान की जो प्रोसेस है, जिस प्रकार हमको अनुभव, चाहे आप प्रत्यक्ष कहिए, अनुमान कहिए, शब्द प्रमाण कहिए, जो कंपैरिजन है, उपमान, वह भी विधि के रूप में है। ये सब विषय चर्चा का प्रश्न है, और जो वैकल्पिक दृष्टि हो सकती है वह दृष्टि हमको विकसित करनी पड़ेगी। इतना कुहासा छाया हुआ है कि उसमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हम जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जिसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं, मेथडोलॉजी कहते हैं, ये परस्पर जुड़ा हुआ है। तो जो इंडियन पैराडाइम हो सकता है, जिस दृष्टि से हमको शोध करना चाहिए, वह भिन्न भिन्न विषयों के लिए अलग अलग होगी। हमको उस पर विचार करना पड़ेगा। और शास्त्रार्थ कभी होता था, वाद और विवाद होता था, वादे वादे जायते तत्वबोध कहा जाता है। तो उसका अर्थ यही है कि हम इस तरह का परामर्श भी हो और चर्चा भी हो। पहले विद्वान जो हैं संस्कृत के, वो परिष्कार, मेरा ख्याल है एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था कि पुस्तक पढ़े और फिर उस पर टिप्पणी, टीका हुई, उस टीका पर टीका हुई, उस टीका पर टीका हुई, यह भी आपको प्राप्त होता है। तो वह जो टीका है और वह जो वैचारिक प्रोग्रेशन या उसमें प्रगति हो रही है, वह हमारे ध्यान में अब नहीं है। मैं समझता हूँ कि ज्ञान के नाम पर शोध की जो प्रचलित परिपाटी है, उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमको साहस के साथ यह देखना पड़ेगा कि जिसे हम, एक शब्द है इंडिजिनस, देशज, जो विचार की कैटेगरीज हैं, जिन श्रेणियों में, कोटियों में हम विभक्त करके दुनिया को समझते हैं, वो कोटियां भिन्न संस्कृतियों में एक जैसी नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द आप लीजिए, अंग्रेजी का है, खूब प्रचलित है, हम लोग भी खूब उपयोग में ला रहे हैं उसको, सेल्फ। सेल्फ की हिंदी कोई बताए भाई? हैं? स्व। कितने लोगों को समझ में आएगा स्व? उनके पास स्व है ही नहीं है, पता नहीं है कि सेल्फ की हिंदी न स्व होती है न, अब जैसे चाहिए कर लीजिए आप। वो जो अंग्रेजी वाला सेल्फ है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या और जगह कूले और जिनकी भी थियरी आप पढ़िए, वहाँ सेल्फ का अर्थ क्या है और जो सेल्फ का अर्थ हम करते हैं वो क्या है।
सेल्फ, आत्म। गीता को पढ़िए तो है कि भैया तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो, तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो। तुमने खुद को खुद से अगर जीत लिया तो तुम दिग्विजयी हो गए, और अगर उसी से हार गए तो सब समस्या हो गई। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जो विषय है, अर्थात जो इंद्रिय का विषय है, और उस इंद्रिय के विषय के साथ हमारा जो संपर्क होता है, कम से कम एक रूपक तो हमारे पास है, जिसको रथ वाला रूपक जो मेटाफर है, जो कि आप कठोपनिषद में भी पाते हैं, गीता में भी उसकी बात आती है कि भैया देखो कि जो संसर्ग है वह संसर्ग, उसमें बुद्धि भी है, मानस भी है, आत्मा भी है, और विषय के साथ संपर्क भी होता है। ट्रेनिंग ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, ये ज्ञान के लिए भी जरूरी है कि आपकी आँख कहाँ जाएगी, कैसे देखेगी, उसका नियंत्रण कैसे होगा। तो ये आत्मचेतस जो व्यक्ति है, और जो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, हमारी समस्याएं भी जो पैदा होती हैं निजी स्तर पर, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर ये बात है तो उसका अर्थ जो है हमको जीवन में और शोध के लिए भी वो महत्वपूर्ण है। शोध के लिए जो तैयारी होनी चाहिए है? श्रद्धा की बात से हम आरंभ किए थे, तो परिप्रश्नेन सेवया, आप पढ़िए गीता को कि कैसे हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो शोधार्थी की जो तैयारी है उस पर हमको विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं तो केवल भूमिका बांध रहा था, बाकी बातें तो अभी बाकी हैं। समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मुझे विराम लेने के लिए कहा गया है, मैं उसका आदर करते हुए अपनी बातें यहाँ समाप्त करता हूँ, और फिर यही कहूँगा कि भाई असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ। अध्यक्ष प्रश्न ले लें पहले। मेरे पास भी कुछ प्रश्न हैं और सामने भी कुछ प्रश्न हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि जो लोग कल और आज में पहले प्रश्न पूछ चुके हैं वो नए लोगों को मौका दें। तो जो प्रश्न मेरे पास आ गया है मैं पहले उसको पूछ लेती हूँ, फिर आप लोगों को अवसर देते हैं। सर, जैसे कि आजकल भारतीय शोध पद्धति की बात हो रही है, या उसका जो ढांचागत आधार है वो क्या हो सकता है, और जो पाश्चात्य ढांचा है उससे हम भारतीयता को कैसे रिप्लेस करेंगे। तो मिश्र सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि बताएं। धन्यवाद। नहीं बताया गया है इसमें लिखा नहीं है प्रश्न किसने दिया है, नहीं है, नाम नहीं लिखा है। नाम भी होना चाहिए, नाम रूप दोनों का संबंध स्थापित हो। देखिए, शोध के जो विषय हैं, जो डिसिप्लिन्स हैं, उनमें बहुत सारे भेद हैं। साहित्य में, दर्शन शास्त्र में, मनोविज्ञान में, समाज विज्ञान में, गणित में या फिजिक्स में, तमाम सारे विषयों की शोध पद्धतियों में भिन्नता है, और वह भिन्नता होनी भी चाहिए, क्योंकि वह गैस और लिक्विड अलग अलग तरह की चीज़ है, तो उसके लिए पैमाना भी अलग अलग है। ठोस, गैस और तरल पदार्थ, ये तीनों अलग अलग हैं, तो आप एक ही तरह से नहीं उसका मापन कर सकते, उसके लिए अलग अलग विधियां चाहिए। तो ये एक स्तर पर आप नारा दीजिए कि इसको बदल करके सब बदल दो ना। पाश्चात्य ज्ञान ही बिल्कुल एक रूप है, एक ही पद्धति है, और न भारतीय पद्धति उसके विकल्प के रूप में एक ही सब जगह लागू होगी। अगर आपको अंतर यात्रा करनी है, अपने आप को अगर समझना है, तो उसकी विधि जो होगी आत्मान्वेषण की, आत्मगवेषणा की,
वह भिन्न प्रकार की होगी और उसमें जो परिणाम होगा वो भी, उसका प्रयोजन भी भिन्न प्रकार का है। अब उसमें कई स्तर भी हैं। अगर आप ऊपर उठते हैं और आपको लगता है आत्मोत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति, ये लेवल आपके डेवलपमेंट का अगर है तो आप अनुभव कर पाते हैं कि उस आदमी का वही स्वरूप है जो मेरा अपना स्वरूप है। तो ये एक तरह के चिंतन में यह उपयोगी है और कोई एक विधि सबके लिए हर चीज के लिए लागू नहीं हो सकती है। तो ये विकट प्रश्न है, इसके उत्तर कई स्तरों में इसका विस्तार करना पड़ेगा, इतने कम समय में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। चिंतन के स्तर पर आप एग्री करते हैं, अगर सहमत हैं कि भारतीय चिंतन में विचार की पद्धति है, तो मेथड्स ऑफ नोइंग पर काफ़ी चर्चा भी है, सामग्री भी है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं आपको इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा और फिर आगे बात करेंगे, क्योंकि ये अभी और प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक और प्रश्न मेरे पास है, आप दोनों ही लोग चाहें तो उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस को वैश्विक मान्यता है कि उसमें इंडेक्स जनरल हैं। क्या आपने यहाँ भी कोई डेटाबेस है या सरकार कुछ अलग डेटाबेस बना रही है जिस पर दृष्टि डाल सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो प्रश्न है, पहले तो इसमें ये मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मैं तार्किक रूप से चिंतन करता हूं, जैसा करना चाहिए सबको। और तर्क का अर्थ सर्वांगीण तर्क, वो तर्क नहीं जो किसी ने मेरे गले थोप दिया, मेरे सर थोप दिया। तो आपने जो ये शब्द उपयोग किया वैश्विक, पहले तो मैं उसको मानता नहीं हूं। वो केवल यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन यूएस सेंट्रिक है, क्योंकि विश्व तो नैरोबी भी विश्व में ही आता है, दक्षिण अफ्रीका भी विश्व में ही आता है। इन सबको इन्होंने नहीं माना है, जो पाश्चात्य विश्वविद्यालय भी आज इसको मानते हैं। पहले मैं वो पहला जो प्रश्न था उसको बहुत ही संक्षेप में कहूँगा। हाँ, जैसे मिश्रा जी ने बताया, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, पर पद्धति कैसी होनी चाहिए कि आप अगर किसी भारतीय प्रणाली पर शोध कर रहे हो भी होती है, तो आप उस पर जाइए। जो जैसे मान लीजिए अगर आप नाट्य शास्त्र पर शोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे नर्तक बहुत रहे हैं, आज भी हैं और भी होंगे, और जो उसको पढ़ाने वाले हैं, तो उसके भाष्य पढ़िए। तो आप अगर वैसा करेंगे कि हमारे देश में जो कह रहे थे देशज जो है परंपरा, उसको देखकर आप शोध करें। ये नहीं कि किसी ने कहीं से हार्वर्ड से निकाल दी इंडियन डांस, उस पर आप पढ़ें, वो है। और यहाँ पे जो कि स्कोपस हो गया या और भी जो हम उसको कहते हैं रिपोजिटरी हो गए, या जो मानक हैं, ये मानक किसने बनाए? ये यूरोप ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, मोटे मोटे तौर पे बताए, जिसके पास पैसा है उसने बनाया। मैं उसको क्यों मानूं? आपके विश्वविद्यालय में आपका प्रोफेसर कहता है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र चिंता, ऐसा एक शीर्षक दे दिया तो प्रोफेसर झल्लाते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या है? जेएनयू का बहन है, भाई है, जो भी है। तो वो चिल्लाते कि नहीं, अब उसमें मैं बता दूं, उसको बहुत ही अद्भुत तरीका है, स्वामी विवेकानंद एंड हिज नेशनलिस्ट थॉट कॉलन एन अप्राइजल एंड क्रॉस कल्चरल स्टडी विथ विटजेनस्टाइन, तुरंत पास हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए विटजेनस्टाइन कहां है, स्वामी विवेकानंद कहां है, क्या संपर्क है इसका? अब स्कोपस आपने बनाया है ना, हमारे यहां इतना बड़ा धरोहर है, इतना बड़ा वांग्मय है, वो अभी archive.org यहां सब है, उसका हम बनाएंगे ना स्कोपस। आज ये संभव है, आज एलएलएम के माध्यम से ये संभव है। वो आपको जनरेट करके देगा कि देखो यहां काम हुआ है। हमारे संग्रहालयों में कितना मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है जिसको वो देते नहीं है सरकार, क्यों? मांगने वाले भी नहीं है। तो इसलिए स्कोपस को मैं क्यों मानूं? और ऐसा क्यों होना चाहिए कि मेरे मां को अगर दूसरे लोग कहें कि वो अच्छी महिला है तभी मैं उनका सम्मान करूंगा? अरे मेरी मां तो मेरी मां है। हमारा उपनिषद क्या कहता है?
जो व्यक्ति अपने पिता का नाम नहीं जानता था, जिसकी माँ उसके माने जिससे वो बच्चा हुआ उसका नाम नहीं जानता था, आगे चलकर वो व्यक्ति ऋषि हुआ, तो ये पाश्चात्य वाले हमें पढ़ाएंगे सिंगल मदर क्या होता। सीता सिंगल मदर थी, हमें ये पढ़ाएंगे उसका नाम हुआ सत्यकामा जाबाला, जाबाला उस माँ का नाम है, तो ये लोग पढ़ाएंगे कि माँ का नाम रखो फलाना नी फलाना, ऐसे रखते हैं ना नाम आजकल। ये सब हमारी संस्कृति में, आपने पढ़ा नहीं, आपने अपने आंगन में नहीं देखा, तो इसलिए हमें स्कोपस नहीं चाहिए, हम बनाएंगे अपना स्कोपस। जब तक ये चिंता, जब तक हम उनसे वैलिडेशन चाहेंगे कि जब तक सफेद चमड़ा वाला ना बोल दे कि मैं विद्वान हूं मैं विद्वान नहीं हूं, तब तक हमारा शोध नहीं होगा। तो ये प्रश्न ही गलत है। क्यों आपको स्कोपस में, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। आजकल क्या है ना, ये वो जमाना गया, आज आपके पास अगर शोध है, आप शोध स्वयं करिए, है ना, और उसको आप इंटरनेट में छापिए, ब्लॉग बनाइए अपना। अगर कोई प्राध्यापक आपको नहीं दे रहा है तो छोड़ो उसको। अभी आज ऐसी व्यवस्था है, अब मुकेश जी से बात करें, हम आपको विश्वविद्यालय दिखाएंगे जो आपका शोध मानेगा, स्वीकार करेगा। हमें ऐसे प्राध्यापक नहीं चाहिए जो विट्जेंस्टाइन के पीछे घूम रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। तो भारत फिर कब स्वतंत्र हुआ? अगर मैं अपने मानक को नहीं बना पाया तो कब हम स्वतंत्र हुए? तो आप, अगर कोई नहीं मानता है तो आप वो रिसर्च करो, अपना खुद एक ब्लॉग बनाओ, अपना पॉडकास्ट बनाओ, यूट्यूब में डालो, academia.edu में डालो उसको। मैं बता रहा हूं, ये जो हार्वर्ड वाले ना आपको फोन करेंगे, ये बहुत बार हुआ है, और बोलेंगे कि सर आप थोड़ा आइए, हमें हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए। हमें ऐसे शोधार्थियों की आवश्यकता है, न कि वो जो कहें कि स्कोपस में चाहिए। एक बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि स्कोपस और अन्य जितने भी प्रकार के साइटेशन इंडेक्स, तमाम एच इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, नाना प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही हैं, उनका उपयोग दुरुपयोग दोनों हो रहा है। मैं इस बात की ओर समर्थन करते हुए ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे अनर्गल शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है, और पता नहीं कहां से उसमें लिखते इम्पैक्ट फैक्टर 22.5, भगवान जाने कहां से करते हैं वो। उतना किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति लब्ध का भी नहीं होगा। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार भी उसमें हो रहा है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप कुछ भी करिए। मानक और मूल्य ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हम वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि ये जो स्कोपस और अन्य जो हैं उसकी प्रामाणिकता यह है कि उसकी गुणवत्ता आप सुनिश्चित करते हैं। और बहुत जगह जो है, जैसे अब पीयर रिव्यू शब्द का प्रायः अब ठप्पा लोग ऊपर लिख देते हैं, जबकि वस्तुतः कोई पीयर रिव्यू नहीं होता है। सचमुच के जो अच्छे जर्नल हैं, जिसका अनुभव मैं करता हूं, तो 10 पेज के आपके आर्टिकल के ऊपर 12 पेज के 3 लोगों की मिली कमेंट्री आती है, और उसको आप पढ़िए, उसका जवाब दीजिए, और उसके बाद लिखिए कि आपने कैसे जवाब दिया है, आपने क्या माना और क्या नहीं माना। पूरा शास्त्रार्थ होता है, और तब जाकर के वो अगर सहमत होते हैं फिर उसका रिव्यू होता है, तब जाकर के वो छपता है, अगर वो ठीक है तो ये शास्त्र के विकास की जो पद्धति थी वो वही है। लेकिन क्षमा करिएगा कि हमको वैकल्पिक व्यवस्था करनी है तो उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बस इतना मैं कहूंगा। समय कम है, मुझे आदेश हुआ है कि एक ही प्रश्न ले सकते हैं, इसलिए मैं, आप लोग बाकी चर्चा लंच के समय में करिएगा, हमारे वक्ता रहेंगे हमारे साथ। तो सर आपके हाथ में माइक है, आप पूछिए। जी, मैं डॉक्टर विजय मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भौतिकी का सहायक प्राध्यापक हूँ। आदरणीय मिश्रा सर से कुछ जानने की उत्कंठा थी। अभी आपने फर्स्ट पर्सन रिसर्च के बारे में अपने वक्तव्य में बताया, तो थोड़ा सा 2 मिनट का उसमें विस्तार चाहता हूं, और साथ में ये जानना चाहता हूं कि अभी आपने जो जिन अच्छे जर्नल्स की बात की, वहां पर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, जो फर्स्ट पर्सन रिसर्च में हम परिणाम निकाल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भौतिकी के विद्वान हैं,
तो भौतिकी में इनडिटर्मिनेसी तो है ही है। विचार का एक प्रश्न है कि अणु परमाणु जो है परीक्षण करने वाले के ऑब्जर्वेशन के द्वारा वो ऑब्जर्वेशन प्रभावित होता है। तो यह तो असंभव है कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा। उसकी पोजीशन जो है वहां भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पर्सन मेथड की जो बात मैं कर रहा हूं वह बड़ी रोचक है। 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा आपको, अब तो छेड़ गया नहीं बिल्कुल, और अच्छी बात है, होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, स्वामी जी का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे। एक बेंगलोर में संस्था है निम्हांस। बिल्कुल सर। वहां पर एक प्रोफेसर थे जिनकी पीएचडी डिग्री साइकियाट्री में वो इंग्लैंड से एडिनबरो से करके बड़े प्रतिष्ठित विद्वान थे। वो उनके मन में एक विचार आया कि योग का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। लोग कहते हैं, वो झूठे लोग भी कहते हैं और सच्चे लोग भी कहते हैं, तो हम प्रामाणिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं। आज से करीब 20 साल पहले की बात है ये। उनका नाम है प्रोफेसर रवि कपूर। अब वो है नहीं, जीवित नहीं है। तो प्रोफेसर कपूर ने अपना टाई वाई ठीक किया और अपना प्रपोजल तैयार किया और अपना मेजरमेंट टूल डेवलप किया और क्वेश्चंस बनाए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। उसके बाद उनके मन में आया कि चलें जरा किसी योगी से भी पूछ लें कि ठीक ठाक है कि नहीं। वो सचमुच के एक योग के गुरु जो कि उसका पंडित था और योगी भी था, उसके निकट गए और तो उसने सब देखा, हंसा। उसने कहा भाई देखो, वो योगी तुम्हें क्या बताएगा, कैसे बताएगा, तुम्हें क्या क्यों नहीं करते, तुम अपने निम्हांस से छुट्टी लो, आ जाओ यहाँ आश्रम में, तुम योग करो और योग का अनुभव करके देखो कि योग होता क्या है, वह करता क्या है। यह है फर्स्ट पर्सन रिसर्च। साहब उन्होंने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर के आश्रम में आ गए। उनकी पत्नी भी वहां प्रोफेसर हैं, वो जीवित हैं अभी, मालविका कपूर उनका नाम है। वह भी साथ में आई और गुरु भी थे। तो ये ट्रायंगुलेशन हुआ। वह खुद अपने अनुभव को जैसे भी वो लिख पढ़ करके व्यक्त कर रहे थे वह भी था, और उनके अनुभव दूसरे ने कैसे किया यह भी मिला, और गुरु ने जो उनको देखा वह भी मिला। और एक पुस्तक जिसमें उन्होंने इसका बाकायदे एक शोध के रूप में इसको प्रस्तुत किया है विधिवत। मैं चाहूंगा कि आप उसको पढ़िए। और मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, वो 2016 में प्रकाशित हुआ है। जीने की एक राह यह भी, ये दिल्ली का वो कौन सा है प्रकाशक, उसे प्रकाशित हुई बाकायदे। आप उस पर अमेज़न पर भी मिल जाएगा। ये दोनों किताबें अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको मिल जाएगी। फिर उन्होंने अलग अपना अनुभव दिया, फिर उन्होंने साधु संन्यासियों का भी बड़ा विस्तार में विश्लेषण किया है, उनके जीवन का, उनके अनुभव का। तो फर्स्ट पर्सन मेथड का एक उदाहरण मैंने दिया। अब इसके जर्नल भी आ गए हैं और इसका परिणाम जो है अगर इस प्रकार का है, हाँ, उसकी प्रामाणिकता को आपको स्थापित करना पड़ेगा और भी पक्ष उसके बताने पड़ेंगे। केवल ये कहने से नहीं कि हमारे मन में ये आ गया इसलिए ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप में परिवर्तन आता है तो वो भी दिखाई पड़ेगा, नहीं आता है तो वो भी दिखाई पड़ेगा। तो बस, है?